हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पदार्थ की संरचना और अणु। तो शुद्ध रूप का उदाहरण नहीं है, तो वायु नहीं है, जबकि लोहा है, जल है और सोना भी है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान 5 ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस किया जा सकता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों को निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। पदार्थ है जैसे कि सबसे पहले जाता है तत्व आ जाता है बंद आकर्षण के आधार पर। तो ठोस ठोस आ जाता है, लिक्विड आ जाता है और गैस आ जाता है। फिर सेकंड आ जाता है केमिकल रिएक्शंस के आधार पर। तो उसमें धातु अधातु और उपधातु आ जाता है। फिर आ जाता है यौगिक। यौगिक के अंदर आ जाता है एक तो आयनिक यौगिक और सेकंड है सहसंयोजक यौगिक। फिर थर्ड है पदार्थ मिश्रण। मिश्रण में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के आधार पर। फिर है गुणन के आधार पर। द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। ठीक है, द्रव के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। द्रव के प्रकार जो है प्योर मेटल और अशुद्ध द्रव, इम्प्योर मेटल, शुद्ध द्रव। ऐसे द्रव्य जिसमें एक ही प्रकार के घटक या अवयव होते हैं उन्हें शुद्ध द्रव्य कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, जल, ऑक्सीजन आदि ये तत्व यौगिक शुद्ध द्रव होते हैं। फिर बाद के अंदर है अशुद्ध द्रव्य। ऐसे द्रव्य जिसमें एक से अधिक प्रकार के घटक या अवयव होते हैं उन्हें अशुद्ध द्रव्य कहते हैं, जैसे कि शीतल, पेय, मिट्टी, वायु आदि मिश्रण अशुद्ध द्रव्य है। फिर कौन से द्रव्य की अवस्था नहीं है, तो यौगिक नहीं है, जबकि प्लाज्मा, ठोस है, द्रव्य सारी की सारी है। जैसे कि द्रव्य की अवस्था है ठोस है, सॉलिड, लिक्विड जो कि है द्रव्य, गैस। देखो, द्रव्य की उच्च अवस्थाओं के अतिरिक्त दो अन्य अवस्थाएं भी होती है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, बीएससी। घनत्व सर्वाधिक होता है तो ठोस का होता है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 277 केल्विन पर होता है, जैसे ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। फिर सही कूट का चयन करना, तो दोनों ही सही है। द्रव के आकार निश्चित होता है, गैस में संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। फिर बाद के अंदर आ जाती है स्टेट, ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट और गैस अवस्था। ठोस का आकार जो होता है अनिश्चित होता है, जबकि जो द्रव होती है ना लिक्विड, उसका आकार अनिश्चित होता है। जबकि जो गैस होती है ना, गैस का आकार अनिश्चित होता है, ये पात्र के अनुसार आकार ले लेती है। ठोस का जो आयतन होता है ना वो निश्चित होता है, और जो लिक्विड होती है उसका भी आयतन निश्चित होता है। गैस का आयतन अनिश्चित, ये पात्र के आकार होता है। ठीक है, फिर आ जाता है डेंसिटी जो होती है ना ठोस की, वो अधिक होती है, और लिक्विड की ये जो घनत्व होता है वो गैस से अधिक होता है, और गैस से अधिक और लिक्विड ठोस से कम होता है। गैस का घनत्व बहुत ज्यादा कम होता है। ठोस में संपीड़ितता नगण्य होती है, द्रव में संपीड़ितता बहुत कम होती है, गैस में संपीड़ितता अत्यधिक होती है। ठोस के कणों के मध्य उच्च अंतराणुविक आकर्षण बल पाया जाता है। द्रव के कणों के मध्य दुर्बल अंतराणुविक आकर्षण बल पाया जाता है। गैस के कणों के मध्य अंतराणुविक बल नगण्य होता है। ठोस कणों के विषरण अत्यंत कम होते हैं। उदाहरण लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, पेंसिल, पेन, कंप्यूटर, नमक आदि। द्रव के कणों में विषरण गैस से कम परंतु ठोस से अधिक होता है। उदाहरण जल, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, द्रव्य आदि। गैस के कणों में विषरण अत्यधिक होता है, अतः यह शीघ्रता पूर्वक सभी जगह फैल जाती है। उदाहरण वायु, अन्य उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। अवस्था ताप व दाब के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। गलनांक वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। फिर संघनन की प्रसुप्त या गुप्त अवस्था। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg 100 ग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा संघनन की प्रसुप्त अवस्था ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त अवस्था। किसी पदार्थ के 1 kg हर 1000 ग्राम को इसके क्वथनांक पर द्रव से गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। उद्वापतन, ठोस का सीधे गैस में बदलना उद्वापतन कहलाता है। उदाहरण नेफ्थलीन है, ठोस आयोडीन नौशादार। निक्षेपण, गैस का सीधे ठोस में बदलना। पदार्थ किसी अवस्था में द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं। प्लाज्मा प्लाज्मा द्रव की अवस्था है जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं, अतः प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है।
यह पदार्थ की चौथी आयनिक अवस्था है जिसमें धनायन एवं ऋणायन बराबर संख्या में होते हैं। प्लाज्मा प्राय अंतराकीय स्थान विसर्जन नलिका नाभिक रिएक्टर तारों के वायुमंडलीय आदि में पाई जाती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य एवं तारों में चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? तो जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था हेतु कुछ गणनाएं की थी, जिसके आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसका नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। वायु के 1,00,000वें घनत्व जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। बीईसी प्राप्त करने के लिए सन 2001 में 3 वैज्ञानिक कार्नेल विमेन कैटरली को नोबेल पुरस्कार मिला। किस भारतीय दार्शनिक ने सर्वप्रथम अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा? महर्षि कर्णाद। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है परमाणु। फिर बाद में भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्णाद ने बताया था कि यदि हम द्रव्यों को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। बाद में यही विचार फकुधाकात्याम, डेमोक्रेटिस एवं ल्यूपिलस जैसे दार्शनिकों ने दिया। उपरोक्त सभी दार्शनिकों विचार पर आधारित थे। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। परमाणु की खोज का श्रेय इन्हें जाता है। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु एटम शब्द का मतलब अविभाज्य होता है। इस शब्द का नामकरण डाल्टन ने किया था। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। गुणधर्म। सभी द्रव्य पदार्थ परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाजित सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही विनाश होते हैं। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर के कक्षाओं में घूमते रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। फिर परमाणु का आकार लगभग होता है तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। किस तत्व में दूसरे कोश में पहले कोश से दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वह है सी। परमाणु नाभिक की त्रिज्या का मापन क्रमशः किया जाता है। नैनोमीटर तथा फर्मीमीटर में किया जाता है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से होती है 10⁵ गुना बड़ी। परमाणु त्रिज्या का मापन नैनोमीटर में किया जाता है। 1 नैनोमीटर में है 10⁻⁻9 मीटर। वह हीमोग्लोबिन अणु का आकार 10⁻⁸ मीटर 8 मीटर। नाभिक की त्रिज्या का मापन फर्मी में किया जाता है। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है जो परमाणु त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटा होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन है। तो दोनों कथन सत्य नहीं, दोनों सही है। परमाणु अविभाज्य कण है। रसायन अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यह परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान, संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर दिया गया था। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो एलिमेंट कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर प्रास होता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान अर्थात भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। यदि परमाणु एक ही प्रकार के हों तो एक तत्व का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण हाइड्रोजन के 2 परमाणु का हाइड्रोजन एक अणु हाइड्रोजन बनाते हैं। अलग अलग तत्व के परमाणु संयोग करके यौगिक बनाते हैं। यदि परमाणु भिन्न हो तो भिन्न तत्वों के हो अर्थात भिन्न तत्वों के हो तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक परमाणु क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्यमान बनाते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अर्थात छू सकते हैं।
फिर बाद में नोट, सभी परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु का नाभिक या केंद्र प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें परमाणु का लगभग सारा भार केंद्रित होता है। अणु क्या होता है? परमाणु का समूह जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, अणु कहलाता है। अणु मॉलिक्यूल साधारणतः दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा आज जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। फिर बाद में जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुपर कुपर सोडियम, विभिन्न तत्वों के परमाणु। हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन बनाते हैं, गैस बनाते हैं। परमाणु और अणुओं का निरूपण। धातुओं के 21 गुण के कारण इनका उपयोग घंटे तथा वाद्य यंत्र आदि बनाने में किया जाता है। सोनेरम तत्वों का कौन सा ऐसा समूह है जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? पोटेशियम और लिथियम एलिमेंट। एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। तत्व के साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेशित हो जाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातुओं उनके सामान्य गुण धात्विक चमक। धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। चांदी, सोना सबसे ज्यादा चमकदार होते हैं। चांदी एक बहुत अच्छा परावर्तक है, इसलिए इसका उपयोग दर्पण के पीछे की तरफ पॉलिश करने के लिए किया जाता है। ध्वनिकता। सोनेरम धातुओं पर किसी वस्तु से आघात किया जाता है तब विशेष ध्वनि, धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे धातु ध्वनि ध्वनिकता कहते हैं। इस गुण के कारण इनका उपयोग घंटे, वाद्य यंत्र आदि बनाने में किया जाता है। फिर बाद में है तन्यता। धातुएं तन्य होती है, अर्थात इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। सर्वाधिक सोना। आघातवर्धनीयता, मिलिएबिलिटी। ये धातुएं आघातवर्धनीय होती है, इनको पीर कर महीन चादरों में डाला जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि। सर्वाधिक आघातवर्धनीयता सोने में पाई जाती है। घनत्व। सामान्य धातुओं का घनत्व अधिक होता है, कुछ धातुओं का घनत्व कम होता है, इसलिए ये पानी पर तैरती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम। कठोरता। ये ठोस तथा कठोर होते हैं, परंतु क्षारीय धातु मुलायम होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। चालकता। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है, वो ऊष्मा की चालक होती है। इसी कारण घर में खाना बनाने के बर्तन में लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम चालक तथा शीशा सबसे कम चालक होता है। अवस्था। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु पारा कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर में किया जाता है। कुछ धातुएं मुक्त अवस्था में कम क्रियाशील होती हैं, जिन्हें नोबल मेटल या उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। सोडियम तथा पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं जो वायु से तेज अभिक्रिया करके आगे पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? पोटेशियम। सक्रिय सक्रिय श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, लेड। घटती अभिक्रियाशीलता। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है। कॉपर, तांबा, Ag, सिल्वर, Hg, मरकरी, पारा। गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील। और जिंक, पीबी, लेड दोनों कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण वे कॉपर के को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, जबकि सबसे कम क्रियाशील धातु सोना है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म के अपवाद। केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार ही तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद है, जैसे मरकरी। द्रव्यों को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। फिर यह धातु ऑक्साइड की सामान्य प्रकृति होती है, क्षार की होती है।
धातु के रासायनिक गुणधर्म। वायु के साथ अभिक्रिया। धातु या वायु ऑक्सीजन के साथ रासायनिक संयोग करके उनके ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड। फिर धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती है। ऐसा ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे जोड़ाणु Al2O3, PeO, PbO, S2O3। एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। Al2O3 की परत इसे संक्षारण से बचाती है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? H2। जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्व एक कार प्रज्वलित की जाती है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। मैग्नीशियम उत्पन्न करता है। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न या धातु के में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस और जल का 3:1 क्लोरिक अम्ल मिश्रण होता है।